गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की सोशल के पीरियड में लेसन नंबर 7 शुरू करेंगे, जनसंपर्क साधन और जनसंचार। पिछले दो टर्न पर हमने आपसे चर्चा की थी, उसकी आगे की चर्चा आज करते हैं। उससे पहले एक बार दोहरा लें कि ये जो बुक है आपकी, ये बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही लास्ट ईयर चल रही थी और ये एनसीईआरटी की बुक है ना। तो ये बुक पूरी होने के बाद आपको एक बुक और पढ़नी है। पहले आप इसको पूरा करेंगे और इसी से मैंने आपको सारा पढ़ाया है। आज 7th लेसन में आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी बुक है, दूसरी बुक में आपको ये वाली बुक, ये भी एनसीईआरटी की बुक है। सोशियोलॉजी की दो किताबें हैं इंटर की, 12th क्लास के लिए दो किताबें हैं सोशियोलॉजी की। दूसरी बुक आपकी ये है जो आपको पढ़नी है अभी। पहले ये वाला जब बुक पूरी हो जाएगी तब मैं ये बुक शुरू करूँगा। अभी मैं आपको पहले ये वाली बुक पढ़ा रहा हूँ, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस बुक का ये 7th लेसन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 7th लेसन है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। इस पर मैं आपसे बात कर रहा था पिछले दो टर्न पर। आपको मैंने जनसंपर्क साधन और जनसंचार पर बात की थी। आज हम उसके आगे की चर्चा शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया पर बात करेंगे हम लोग कि आज़ादी के बाद हमारे देश में मास मीडिया की क्या स्थिति थी। 80 के दशक की यदि हम बात करें तो 80 के दशक में हमारे देश में जो हमारा जनसंचार तंत्र था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। आपने देखा होगा कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे 80 के दशक में, और एक बड़े बड़े एंटीने लगा करते थे गांव में, और फिर वो उस एंटीने से आपका दूरदर्शन आता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट। लेकिन 90 के दशक के बाद जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है आज के भारत में, स्वतंत्र भारत में, वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और हम सूचना क्रांति के क्षेत्र में नंबर 1 है, हमने इतनी तरक्की की है। तो स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया को जिम्मेदारी दी कि आप लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में भूमिका निभाइए, और मीडिया से ये आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। और उन्होंने एक अपेक्षा की कि जो सोशल मीडिया है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या मास मीडिया है, ये लोगों में आत्मनिर्भरता, हमारे देश के लोगों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना को विकसित करेगा। भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विकास पर कितना अधिक बल दिया गया था। विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन केवल मीडिया ही था। यानी कि जो भी हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय योजनाएं बनती हैं, उनकी जानकारी हमें मास मीडिया के साधनों के माध्यम से ही मिलती हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो तमाम आज यूट्यूब्स और तमाम माध्यमों से आपके पास पहुंचता है। तो तब मीडिया को अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीतियों, जादू टोना और विश्वास चिकित्सा जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। उस दौर में जब हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां जो प्रबल थीं, अंधविश्वास प्रबल था, जाति व्यवस्था का प्रभाव था, उस दौर में जन चेतना लाना कोई आसान काम नहीं था, एक बड़ा लक्ष्य था। और वो बड़ा लक्ष्य पूरा करने का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रयास किया वो मास मीडिया के माध्यम से किया। और उन्होंने, है ना, लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में जिम्मेदारी तय की मास मीडिया की। और उन्होंने कहा कि लोगों को, राष्ट्र के लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय विकास की भावना को विकसित करने का काम मास मीडिया को उन्होंने सौंपी। और उस मीडिया ने हमारे समाज में तमाम सामाजिक बुराइयां व्याप्त थीं, और जो तमाम जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि छुआछूत, जाति व्यवस्था, है ना, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, है ना, दहेज प्रथा, इस तरीके की तमाम ऐसी कुरीतियाँ और सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त थीं, है ना। जादू टोना और जो चिकित्सा प्रणाली थी उसके प्रति लोगों का विश्वास नहीं था। लोग अपने देसी उपचार से अपना इलाज कर लिया करते थे। मतलब जो भी चीज़ें थीं वो देश में बड़ी ट्रेडिशनल और बड़ी सफोकेटेड और बड़ी जो है परंपरागत थी। लोग उन्हीं का अनुकरण करते चले आए थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मास मीडिया
ने अपनी भूमिका को निभाना शुरू किया, निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के सपने मानो जैसे सच होने लगे हों, ऐसा प्रतीत होने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के मास मीडिया को जो जिम्मेदारी सौंपी, वो उसमें लगता है कि वो है संकल्प पूरा हुआ। हमारे देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है मास मीडिया की बदौलत, और अपने देश हित राष्ट्रीय विकास की भावना को भी बढ़ाया है। यानी कि हर व्यक्ति देश के विकास में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अपना योगदान करने का प्रयास कर रहा है। ये सब मास मीडिया की बदौलत संभव हुआ है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या जितने भी और माध्यम हैं मास कम्युनिकेशन के, उन सब के माध्यम से आज लोगों में जन चेतना आई है। यानी कि आज हम मीडिया मास कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक दूसरी संस्कृतियों के बारे में, दूसरे कल्चर के बारे में, दूसरे सोशल वैल्यूज़ के बारे में हमें कम्युनिकेशन होता रहता है, और उस कम्युनिकेशन को हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने हम क्रियाकलापों में उसे अडॉप्ट करते हैं और उसका अनुकरण करके हम उसको एज इट इज कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो उसका असर आज हमारे देश में देखने को मिला है। यदि हम बात करें सिनेमा घरों की, तो 80 के दशक से आज 80 के दशक में भी, 70 के दशक में, 60 और 70 के दशक में, 70 के दशक में हिंदी मूवी बननी शुरू हुई थी, है ना। तो हिंदी मूवी बनती थी, वो बड़ा उसमें डायलॉग डिलीवरी और जो उसके डांस परफॉर्मेंस थे बहुत ही ट्रेडिशनल हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन बढ़ा मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, या जैसे जैसे हमने संचार क्रांति हमारे देश में आई, वैसे वैसे हमने हर क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में भी मीडिया भी आज बहुत अपडेट हो गया है। कहाँ अखबार मैनुअल छपा करता था, आज सब कंप्यूटराइज अखबार छपता है। 1 मिनट में हज़ारों अखबार छप जाते हैं। तो और 1 सेकंड में आज कोई भी खबर, सूचना आग की तरह हम पूरे समाज में फैला सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ट्विटर के माध्यम से हम अपनी कोई भी शिकायत, कंप्लेंट अपनी किसी भी अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं तत्काल, ठीक है। और आज हमारे पास कंप्यूटर है, मेल के माध्यम से हम किसी को भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो आज तमाम सारे हमारे पास माध्यम हैं। उन माध्यमों के बारे में हम लोग आइए बात करेंगे। और वो पहला माध्यम है रेडियो, है ना। तो मैं जहाँ मूवी की बात कर रहा था कि वो 60 और 70 के दशक में जो मूवी बनती थी, वो मूवी का ट्रेंड अलग था। लेकिन आज जो मूवियाँ बन रही हैं, जो फिल्म बन रही हैं, उन फिल्मों का ट्रेंड अलग है। क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है, हमारी सूचना क्रांति के क्षेत्र में हमने इतना तरक्की की है कि आज हमने अपने को उस हिसाब से विश्व की सूचना क्रांति के अकॉर्डिंग हमने अपने को समकक्ष किया। और आज हमारे देश की जो सूचना का जो क्षेत्र है, जनसंचार और सूचना क्रांति के क्षेत्र में आज हम नंबर 1 हैं। इसीलिए हैं कि आज हमने दूसरे कल्चर से सीखते हुए आज हमने वैसा अपने आप को अपडेट किया, और उस क्षेत्र में भी हम और नया से नया रोज़ करते चले आ रहे हैं। जैसे आज हम दिन प्रतिदिन नित्य नया चेंज, नित्य नई चीज़ें आज हमारे सामने मास कम्युनिकेशन के संबंध में आ रही हैं। तो हमारे पास जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे पास सबसे पहले साधन था, वो था रेडियो। नंबर 1 रेडियो। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई से हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के जरिए भारत में शुरू हुआ था, और 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया, जब वह दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ादी के बाद उनके समय केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे और प्राथमिक रूप में शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। केवल जो 6 शहरों में थे, तो केवल शहर की पब्लिक को ही वो एंटरटेन करते थे। और 1950 तक समस्त भारत में कुल मिला के 5,46,200 रेडियो लाइसेंस जारी हुए। तो आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा चेंज हुआ। यानी कि 1940 के बाद, जहां 1940 में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे पूरे देश में, वो भी केवल प्रमुख शहरों में, आज 1950 आते आते वो भारत में कुल मिला के 5,46,200 रेडियो स्टेशन हो गए, है ना। तो चूँकि मीडिया नव स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी माना जाता था, इसलिए अमिता रॉय ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में डिस्क जॉकी के रूप में कार्यरत थी। 1944 में
प्रसिद्ध संपर्क और चलचित्र समालोचक अमिता ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्यारंभ किया। उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं थीं। तत्पश्चात ये बीबीसी और सीबीसी और एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गईं। ये महिला पत्रकारों में वरिष्ठ हैं। चलचित्र, रेडियो और दूरदर्शन समालोचनों और मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए जानी जाती हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों की जहाँ तक बात है तो एआईआर के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से समाचार, सामयिक विषय और विकास पर चर्चाएं होती थीं। आकाशवाणी 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी तो आकाशवाणी ने ही देहातों में इन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान अपने जिम्मे लिया और वह 1967 से दैनिक आधार पर डेली कृषि दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी पर कंटिन्यूसली चल रहा है। इस प्रयोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने लगे और इन कार्यक्रमों की इकाइयों के में विषय के विशेषज्ञ शामिल हुआ करते थे जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूँ उगाना प्रारंभ किया था उनसे जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित किया करते थे ताकि बाकी देश के किसान भी उन जानकारियों से वाकिफ़ हो सकें और वे भी अपने खेतों में उन्नत खेती कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें। तो एक बहुत बड़ी जागृति 1960 के दशक में आकाशवाणी पर कृषि दर्शन कार्यक्रम के प्रसारण से शुरू हुआ। हमारे देश का किसान, हमारे इस कृषि प्रधान देश में हमारा किसान भी स्ट्रांग होता चला गया। आज हमारे देश का किसान उन्नत खेती करता है और उस उन्नत खेती से अधिक पैदावार और अधिक से अधिक उपज करके आज हमारा देश का किसान भी सशक्त है, संपन्न है और साधन संपन्न है। 1957 में अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल किया आकाशवाणी ने। आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के अतिरिक्त एक मनोरंजन का चैनल था विविध भारती और जो श्रोताओं के अनुरोध पर मुख्यतः हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। विविध भारती से हिंदी के फिल्मों के गाने प्रसारित हुआ करते थे जिस प्रसारण से पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिला करता था। और 1957 में आकाशवाणी ने इस सबसे लोकप्रिय चैनल को विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया और जल्दी ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा। ये आकाशवाणी के लिए एक बहुत कमाऊ चैनल बन गया। यानी कि विविध भारती जो चैनल था वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही पॉपुलर था और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और चेंजेस आए, तकनीकी विकास हुआ हमारे देश में, तो ये जो चैनल था विविध भारती वो एक बहुत ही कमाऊ चैनल इस रूप में कहेंगे क्योंकि इसके जो श्रोता थे, है ना, जो लिसनर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। यानी कि बड़ी तादाद में विविध भारती चैनल बहुत बड़ी तादाद में सुना जाता था और सुना जाता है आज भी। गांव में आज भी विविध भारती कार्यक्रम का बड़ा क्रेज़ है और लोग बड़ा विविध भारती कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उसमें जानकारियाँ अपडेट तो होती रहती हैं, साथ साथ पुराने और नई फिल्मों के हर दौर के गाने रिपीट होते रहते हैं और लोग उसे अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता आज़ादी के बाद एआईआर के पास कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशन की आधारभूत संरचना थी जो महानगर में थे। 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए कुल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट ही थे। सरकार ने रेडियो प्रसारण की आधारभूत संरचना का विस्तार राज्यों की राजधानियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने के कार्य को प्राथमिकता दी। इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली। यह भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय 3 स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। और 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आई तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया क्योंकि ट्रांजिस्टर बैटरी से चलने लगे और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। साथ ही उनकी कीमतें भी बहुत अधिक घट गईं। वर्ष 2000 में स्थिति ये थी कि लगभग 11 करोड़ परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते हैं। यानी कि आज अगर हम देखें तो 2000 में इतना अपडेशन हुआ कि जहां 1950 में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, 1940 में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, 50 में लाखों में पहुंच गए और 2000 आते आते ये रेडियो स्टेशन 24 भाषाओं में प्रसारित किए जाने लगे क्षेत्रवार। यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी रेडियो का प्रसारण होने लगा और रेडियो सर्वसुलभ हो गया।
जब रेडियो क्रांति आई थी जिस दौर में, तब तमाम सारे कार्यक्रम सोशल अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए और उनकी अपडेशन के लिए शुरू किए गए, जिससे एक बहुत बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना हमारे देश के लोगों में पैदा हुई। लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ती गई, लोगों में स्वरोजगार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगाने के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बढ़ता गया और हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में भी बहुत बड़ा सुधार इस रेडियो के माध्यम से आया। और महिलाएं भी अपने अपने छोटे छोटे समूह बनाकर उन्होंने अपना काम शुरू किया और वो एक बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तित हो गया आज। जो इस रेडियो ने हमारे पब्लिक की, हमारे देश के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी सुधार लाने का प्रयास किया, लोगों में उसके लिए भी कॉन्फिडेंस पैदा किया। और उसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे सीरियल जो 80 के दशक में प्रसारित हुए थे, उनका प्रसारण करके अपनी सोशल वैल्यूज़ को, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को भी स्थापित करने का और उनको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया। हम लोग, बुनियाद, रामायण, महाभारत, ऐसे तमाम राष्ट्रीय चैनल पर, नेशनल पर ऐसे शो, ऐसे टीवी सीरियल शुरू हुए थे और वर्षों तक चले। और उनको लेकर पब्लिक में इतना क्रेज़ था कि उस दौर में पूरे समाज में पूरा कर्फ्यू लग जाया करता था और पब्लिक बड़ा इंटरेस्टली उनको देखती थी, बड़े गंभीरता से देखती थी, समझती थी और उनको अपने उन आचरणों को, उन व्यक्तित्वों को, उन कैरेक्टर्स को अपने जीवन में उतारती थी। तो इस तरीके के जो चैनल थे 1980 के दशक में शुरू हुए और उनका प्रसारण शुरू हुआ, जिसका असर हमारे समाज पर, हमारी पब्लिक पर पड़ा। तो उस दौर में आपने देखा होगा कि जब रेडियो का चलन था 80 के दशक में, बेटियों की शादियों में भी जहाँ दहेज का सारा सामान दिया जाता था, एक रेडियो ट्रांजिस्टर भी बड़ा सा ज़रूर दिया जाता था, क्योंकि उस समय इंटरटेनमेंट का एक ही जरिया था, वो था रेडियो। और रेडियो शादी में मिलना, है ना, या बेटियों को दहेज में मिलना एक बड़ी बात माना जाता था। और उसमें भी ब्रांड देखा जाता था कि मर्फी ब्रांड चलता था कि उसमें मर्फी का या फिलिप्स का जो रेडियो है, किसको कितना बड़ा दहेज में रेडियो मिला। तो जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, टीवी भी बहुत कम कार्यक्रम प्रसारित करता था, दूरदर्शन, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल पर ही कार्यक्रम आते थे, क्षेत्रीय चैनलों का अभाव था उस दौर में 80 के दशक में, तो राष्ट्रीय चैनल ही था। तो उस राष्ट्रीय चैनल पर बहुत कम, क्षेत्रीय चैनल थे भी तो बहुत कम थे, आज तो हज़ारों की तादाद में हैं और हर भाषा में अलग अलग हैं। इसी तरह से रेडियो में पर भी आज तमाम सारे ऐसे प्रसारण हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं। तमाम रेडियो जो है प्राइवेट ऐसे चैनल्स हैं जिन FM और बिग FM जैसे अपने यहाँ प्रसारण होता है, रेडियो FM और बिग FM जैसे रेडियो प्रसारण केंद्र, जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने प्रसारण करते हैं। ये प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं जिन्होंने प्रसार भारती से लाइसेंस लेकर अपने चैनल के रूप में चला रहे हैं, अपनी संस्थाओं के रूप में उसको डेवलप किया है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आज लोग लाइसेंस लेकर अपना चैनल शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सूचना क्रांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी क्रांति है जो हमारे देश में रेडियो के रूप में सामने आई की बात मैं आपको नेक्स्ट स्टैंड पर पूरा करता हूँ। आज हम केवल रेडियो को समझेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में जो बदलाव आए हैं सूचना क्रांति में, वो किस तरह से आए हैं। उसमें पहला बिंदु हमने केवल लिया है कि जनसंचार का जो पहला माध्यम था रेडियो, तो रेडियो से किस तरह से हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ा और राष्ट्रीय विकास की भावना हमारे लोगों में बढ़ी। रेडियो किस तरह से इस काम को करने में सफल हुआ। आकाशवाणी या क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहे प्रसारण हमारे देश के लोगों में किस तरह जनचेतना का विकास करते हैं और लोगों में किस तरह अवेयरनेस पैदा होती है, इसको हमने पढ़ा और समझा और अनुभव भी कर रहे हैं। यानी कि अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करें तो हम लोग उस समय तो थे नहीं, हम उस समय को इन पुस्तकों में पढ़ रहे हैं और आज की क्रांति को हम अनुभव कर रहे हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 50 के दशक से और आज 40 के दशक से लेकर आज 2020 चल रहा है, 2020 तक हमने कितना उतार चढ़ाव आए होंगे और कितने एक लंबे समय के बाद आज सूचना क्रांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अगर हम विशेष तौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अगर हम जनसंचार के माध्यमों की बात करें तो उस समय रेडियो एक बहुत ऐसा अहम माध्यम था जिसके माध्यम से हम लोगों को न केवल एंटरटेनमेंट देते थे बल्कि सोशल अवेयरनेस और जो है सामाजिक सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, है ना, और जो तमाम हमारे समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थीं उनको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग रेडियो के माध्यम से हमारे देश में चलाया जाता था, जिसका एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में देखने को मिला और उन सामाजिक कुरीतियों में ह्रास हुआ, गिरावट आई और एक आगे
है ना, एक कदम नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि इस जन पहल कार्यक्रम के माध्यम से, जन संचार माध्यम के माध्यम से, मास कम्युनिकेशन के संसाधनों के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आया और लोगों की धारणा बदलने लगी, विचार बदलने लगे और उनकी अभिव्यक्ति का तरीका भी बदल गया। और इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है इस लेसन में कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो मास कम्युनिकेशन के संसाधन थे उनमें रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं, फिर वही 3 बात आपको दोहराऊंगा कि आज मैं एक और नई बात जोड़ने वाला हूं। मैं कई लेसन बार से जोड़ भी रहा हूं और आप लोग प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार पढ़ते ही हैं, टीवी पर भी देखते हैं, तो आप लोग अब भी अपडेट होते रहते होंगे और नहीं होते हैं तो मेरी बात सुनकर आप ज़रूर अमल करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसा प्रयास कर रही है कि बच्चे इस कोरोना संक्रमण के दौर में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली जारी रखें, अपने घर पर पढ़ें। जन पहल कार्यक्रम आकाशवाणी पर जारी होता है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कम्युनिकेट किया है। आप लोग भी रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं तो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। विभाग की हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री अमरकांत सिंह जी की ओर से तमाम जो है विज्ञप्तियाँ जारी हो रही हैं कि बच्चे उन चैनलों का लाभ लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। न केवल बच्चों के पेरेंट्स के अपने टीचर्स को सुने बल्कि उन सरकारी चैनल पर आने वाले विषय विशेषज्ञों की बात को भी सुने, समझें और अपने कोर्स को कंटिन्यू करें और अपने ज्ञान को स्थायी बनाएं। पहली बात। दूसरा ये कि आप वही 3 बातें ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो बिना मास्क लगाए नहीं निकलेंगे, अधिक से एक बार अपने हाथों को साबुन से धोएंगे। और तीसरा जो है, यदि घर से बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए सारे बच्चे। अगली टर्न पर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।